जी कैफ 4 लेक्चर नंबर 21। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था। जी बिल्कुल। तो चैप्टर 5 में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये एक स्टूडेंट ने चैप्टर 3 में से एक पॉइंट था, वो शायद लेक्चर के दौरान डिस्कस होने से रह गया। चैप्टर 3 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 में है एन ऑब्जेक्ट आर कंसीडरेशन इज अनलॉफुल इफ, उसके अंदर हम कुछ कंडीशंस लिखी हैं जो हमने पढ़ ली हैं। उनमें से एक कंडीशन शायद रह गई थी, इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। समटाइम कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो इन इटसेल्फ इलीगल नहीं होती, इन इटसेल्फ इलीगल नहीं होती, लेकिन अगर उनको अलाउ कर दिया जाए इफ परमिटेड, तो उनकी वजह से किसी दूसरे लॉ की प्रोविजन वायलेट हो सकती है। ठीक है, तो लॉ ये कहता है कि इस सूरत में हम ऐसी एक्टिविटीज जो इन इटसेल्फ तो इलीगल नहीं है, अनलॉफुल नहीं है, लेकिन अगर उनकी इजाजत दी गई तो फिर ये किसी दूसरी एक्टिविटी का बायस बनेगी जो इलीगल है और किसी लॉ की प्रोविजन को वायलेट करेगी। तो इस सूरत में हम इस एक्टिविटी को भी इलीगल या अनलॉफुल कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन भाईजान ने मेरे से लोन लिया। अब लोन लेना और देना ये कोई इलीगल नहीं है, लेकिन फर्ज कीजिए ये लोन लिया किस वजह से, इन्होंने आगे जुआ खेलना है और एग्रीमेंट हुआ कि जी अगर जुआ जीत गए तो मुझे डबल करके पैसे आएंगे। ठीक है, या आगे कोई इलीगल काम करना है, स्मगलिंग करनी है, या किसी को नुकसान पहुंचाना है इन पैसों से। तो वैसे तो लोन लेना देना कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इस लोन की वजह से कोई ऐसा काम बाद में किया जाएगा, ऐसी एक्टिविटी जो इलीगल है, अनलॉफुल है, तो लॉ कहता है कि ये लोन वाला भी, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे, इस एक्टिविटी को भी इलीगल कंसीडर करेंगे। लेकिन इसमें एक शर्त है जो इस जगह पे नहीं डिस्कस की हुई, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन में वो बताता है कि पर्पस ऑफ द लोन मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे पर्पस ऑफ द लोन पता है फिर ये इलीगल या अनलॉफुल होगा, लेकिन अगर मुझे पर्पस ऑफ द लोन नहीं पता तो फिर ये मेरे लिए वैलिड है, यानी मैं उसे रिकवर करवा सकता हूं। लेकिन अगर मुझे पता है कि इस लोन से उसने जुआ खेलना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो फिर ये मेरा लोन देना भी इलीगल होगा। इफ, क्योंकि अगर मैंने इसको अलाउ किया, परमिट किया, इफ परमिटेड, तो ये कोई ऐसा काम करेगा जो कि अनलॉफुल है। तो इस सूरत में फिर मैं, अगर मुझे पर्पस ऑफ द लोन पता है कि इलीगल है और मैं लोन देता हूं, तो वो लोन देना भी इलीगल समझा जाएगा, अनलॉफुल, और उसकी फिर उसके ऊपर लीगल एक्शन मैं नहीं ले सकता। ये क्लियर हो गया? अच्छा, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक एग्जांपल उसने दी हुई है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शायद मैंने किसी जगह पढ़ी थी कि एक पर्सन ने लोन लिया दूसरे से, किस पर्पस के लिए? उसने अपनी 13 ईयर्स डॉटर है, बेटी है 13 साल की, उसकी शादी करनी है, और जिस बंदे से लोन ले रहा है उसको बताया है। उसने पूछा भाई किस लिए लोन चाहिए? उसने कहा जी 13 साल की बेटी है, उसकी शादी करते हैं। बताइए ये अनलॉफुल है कि लॉफुल? अनलॉफुल। क्यों? इफ परमिटेड इट वुड डिफीट प्रोविजन ऑफ लॉ, वो माइनर मैरिज वाले। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये क्लियर हो गई जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलिए आज हम स्टडी करते हैं अपना फ्रेश चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 6। राइस बुक के लिहाज से भी, आई कैप की बुक के लिहाज से भी। नोट्स अभी आ रहे हैं, वो भी आपको 3-4 मिनट में प्रोवाइड कर देंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 राइस बुक का, और आई कैप की बुक का सेक्शन 1.1 से 1.4 और 1.6। असाइनमेंट भी नोट कर लीजिए। ये चैप्टर बेसिकली है क्या? इस चैप्टर का टाइटल है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, बेसिक्स के बारे में पढ़ा कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके लिए क्या चीजें होना जरूरी है। फिर उसके बाद हमने फर्दर उनको डिटेल में पढ़ा, ऑफर को, एक्सेप्टेंस को, कंसीडरेशन को, लॉफुल वगैरह वगैरह। अब कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया और बिल्कुल वैलिड है। अब हमने क्या पढ़ना है? इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के क्या रूल है। ये चैप्टर रिलेट करेगा परफॉर्मेंस से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर रिलेट करेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाता किसी वजह से, तो वो कौन सी रीजंस हो सकती हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा, और उस सूरत में पार्टीज के पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक अलग टॉपिक, अलग चैप्टर, और फिर इसके बाद ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेजेस, ये अलग कंसेप्ट। यानी ये चैप्टर डील करता है कॉन्ट्रैक्ट की हैप्पी एंडिंग से, कि जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा पूरा, जो जिसने काम करना था वो कर ले काम। अब इसमें मैं बताएगा कि उसके परफॉर्मेंस के रूल्स क्या है। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो रिलेट करेगा बैड एंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, जिसमें कुछ ना कुछ पार्टी ब्रीच करेगी कॉन्ट्रैक्ट की, और फिर हमें बताएगा कि इस केस में
जो एग्रीड पार्टी है उसके पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक है। आज हमने दो कंसेप्ट स्टडी करने हैं। एक कंसेप्ट है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, और दूसरा है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड टेंडर। ये दिखाइएगा मेरे को, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड टेंडर। यानी परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस की कितनी टाइप्स होती है, और वैलिड टेंडर क्या, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले परफॉर्मेंस का मीनिंग। परफॉर्मेंस का मतलब है कि प्रोमिजर, देखिए कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है ना, एक प्रोमिजर एक प्रोमिजर। वैसे तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस के लिहाज से प्रोमिजर और प्रोमिजर की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम इसमें सिर्फ एक एंगल से इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि प्रोमिजर का मतलब वो पार्टी जिसने कुछ ना कुछ गुड या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और प्रोमिजी मींस वो पार्टी जिसने रिसीव करना है। हम जो प्रोमिजर और प्रोमिजी की टर्म्स यूज करेंगे वो इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, ठीक। तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जब प्रोमिजर जो भी अपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी उसने एक्ट गुड या सर्विसेज परफॉर्म करनी है, प्रोवाइड करनी है, वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट उनको परफॉर्म कर ले, पूरा कर ले, यह है परफॉर्मेंस। यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी तय पाया था वो काम कर लिया, यह है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस की दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स। एक है एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरी है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसे टेंडर भी कहा जाता है। परफॉर्मेंस के कितने टाइप्स, दो, एक्चुअल, अटेम्प्टेड। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या, मैं घर के साथ करियाना स्टोर है उनके पास गया और उन्हें ऑर्डर ये दे के, एग्रीमेंट ये हुआ हमारा कि वो शाम को फॉर एग्जांपल 10 किलो चावल मेरे घर भिजवा देंगे। शाम को वो 10 किलो चावल लेके आए और मैंने उस चावल को एक्सेप्ट कर लिया। ये उनकी तरफ से क्या है, परफॉर्मेंस है। उस प्रोमिजर ने अपना वादा प्रॉमिस पूरा कर लिया, ये परफॉर्मेंस कौन सी है, एक्चुअल। अगर वो शाम को आते हैं और मैं रिफ्यूज कर देता हूं कि मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं करना, मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं करना, ये भी परफॉर्मेंस है, लेकिन कौन सी, अटेम्प्टेड। नाम से जाहिर है कि प्रोमिजर ने कोशिश की है, अपना उसने पूरा कर लिया है, जो उसने करना था काम, जो भी उसकी ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी, उसने पूरी कर ली है, लेकिन प्रोमिजी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। प्रोमिजर का कसूर नहीं है, प्रोमिजी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। यह कहलाती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या इसे टेंडर भी बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में, ठीक है, टेंडर, ठीक है। समटाइम आप वर्ड सुनेंगे, मिस्टर ए टेंडर्स गुड्स टू मिस्टर बी। इसका मतलब क्या होगा, मिस्टर ए ने प्रेजेंट की गुड्स मिस्टर बी को, ठीक है। आगे बी के बारे में बताएगा कि उसने बी ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर, क्लियर हो गया। अच्छा मुझे बताइए, कंसेप्ट डिस्कशन के लिए आप किस लफ्ज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं, अटेम्प्टेड के साथ क्या टेंडर? कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में मुझे अटेम्प्टेड का वर्ड यूज करना चाहिए, कितनों के ख्याल में मुझे टेंडर का वर्ड यूज, टेंडर वाले थोड़े से, चले मैं दोनों मिलते जुलते यूज कर लेता हूं, लेकिन एग्जाम में अल्टरनेट टर्म्स का ध्यान रखिएगा। अच्छा इसमें पहला फर्क सुन लीजिए। एक है प्रोमिजर और प्रोमिजी है ना, कॉन्ट्रैक्ट दो वजह से टूट सकता है। एक, प्रोमिजर ने ड्यू डेट पे जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, इसमें फॉल्ट किसका है, प्रोमिजर का। और दूसरा, प्रोमिजर ड्यू डेट पे आया, प्रोमिजी ने वो चीजें एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, इसमें फॉल्ट किसका है, प्रोमिजी। जरा सोच के बताइए, इस चैप्टर में हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, जब प्रोमिजर ने अपना वादा पूरा नहीं किया, या कि जब प्रोमिजी ने एक्सेप्ट नहीं किया, प्रोमिजी ने, शाबाश, प्रोमिजी रिफ्यूज। क्योंकि जो दूसरा केस है ना, व्हेन प्रोमिजर रिफ्यूज टू परफॉर्म, ये ब्रीच, ये शायद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, एंगल डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है इसका, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट जाहिर है, मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्री, जो कि यहां पे प्रोमिजर है। लेकिन यहां पे इसका मकसद सिर्फ आपको हाईलाइट करना था फर्क, कि प्रोमिजर रिफ्यूज कर दे परफॉर्म करने से, वो कंसेप्ट अलग है, प्रोमिजी रिफ्यूज कर दे एक्सेप्ट करने से अलग है। प्रोमिजर, जैसे एग्जांपल सुने,
होटल के थिएटर के मालिक का एग्रीमेंट हुआ किसी सिंगर के साथ कि वो वीकली बेसिस पे उसके होटल पे आके सिंगिंग करेगी, ठीक है। एग्रीमेंट हुआ पूरे सीजन का 12 टाइम्स का, 8 वीकेंड्स पे सिंगर ने सिंगिंग की, 9वें वीकेंड पे सिंगर ने रिफ्यूज कर दिया कि मैंने सिंगिंग नहीं करनी। ये कौन सा केस है? प्रोमिसर रिफ्यूज टू परफॉर्म। और अगर 9वें वीकेंड पे थिएटर के मालिक ने कह दिया कि भाई नहीं, आपको सिंगिंग के लिए हमने अब नहीं, प्रोमिसर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, तो केस में इस चीज का ध्यान रखेंगे कि गड़बड़ तो हो रही है लेकिन प्रोमिसर कर रहा है कि प्रोमिस कर रहा है। इससे हमारे इम्प्लीकेशन पे फर्क पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। ये फर्क समझ आया अब आपको? चलिए, तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर का मतलब क्या है? प्रोमिसर ने अपना वादा परफॉर्म किया, प्रोमिसर ने रिफ्यूज कर दिया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? डिपेंड करता है कि ये टेंडर ऑफ गुड्स था या कि टेंडर ऑफ मनी, क्योंकि प्रॉमिस दोनों चीजों का हो सकता है ना। हो सकता है किसी को गुड या सर्विसेज, गुड्स के साथ सर्विसेज भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है, गुड्स या सर्विसेज। और टेंडर ऑफ मनी, अगर टेंडर गुड या सर्विसेज का था, जैसे फर्ज कीजिए कि उस दुकानदार ने शाम को मेरे घर पे चावल लेके आने थे, लॉ क्या कहता है? कहता है प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, यानी अब प्रोमिसर उन चीजों को दोबारा डिलीवर करने का पाबंद नहीं है। यानी ऐसा नहीं है मैंने ना कर दिया वो अगले दिन फिर आ जाए, उससे अगले दिन फिर नहीं, मैंने जब एक दफा रिफ्यूज कर दिया तो वो समझ ले कि मेरी तरफ से ना है। प्रोमिसर अब दोबारा चीजों को डिलीवर करने का लिए लायबल नहीं है, क्योंकि एक दफा लेके आया था, मैंने रिफ्यूज कर दिया। अच्छा मुझे बताइए जरा, अपनी कॉमन सेंस लगाइए लॉ की, क्या अब मैं जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे उन चीजों की प्राइस पे करने का पाबंद हूं? शाबाश, नहीं। क्यों? मैंने चीजें ली ही नहीं, प्राइस पे करने का पाबंद नहीं। हाँ, डैमेजेस पे करने का पाबंद हूंगा। यही आगे कहता है ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको समझा जाएगा कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और प्रोमिसर के पास राइट है, क्या? वो इसको रिसेंड कर सकता है, राइट ऑफ रिसियन। राइट ऑफ रिसियन का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब मैं उसके खिलाफ केस नहीं फाइल कर सकता कि चीजें क्यों नहीं दी मुझे, वो मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकता है कि मैंने चीजें एक्सेप्ट नहीं की। रिसियन, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, उसके बाद मेरे खिलाफ केस फाइल करेगा किस चीज का? डैमेजेस के लिए। इसे रेमेडी भी कहते हैं, इसे डैमेजेस भी कहते हैं। रेमेडी है जनरल टर्म, जनरल टर्म। रेमेडी की एक टाइप है डैमेजेस, क्योंकि रेमेडी का मतलब होता है कि अब उसको कैसे कंपनसेट करना है। कंपनसेट एक तो किया जाता है पैसे देके, एक किया जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जरिए से भी। याद है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? वो भी तो एक रेमेडी है एग्रीड पार्टी को। तो डैमेजेस का मतलब होता है फाइनेंशियल कंपनसेशन। तो रेमेडी और डैमेजेस का मतलब नॉर्मली एक ही है, लेकिन रेमेडी जनरल या कंप्रीहेंसिव टर्म है। इसमें दो तरह की रेमेडी आ जाती है, ठीक है? एक डैमेजेस जो होता है फाइनेंशियली कंपनसेट कर, दूसरा स्पेसिफिक, ठीक है? जैसे जो आपको थिएटर वाली एग्जांपल दी, उसमें अगर सिंगर रिफ्यूज कर दे कि मैंने नहीं आना, तो जो थिएटर का मालिक है उसके पास दो, एक तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइडेबल, वॉइडेबल, ठीक है? या तो वो कोर्ट के जरिए से मजबूर करे कि जी इसे कहे आके सिंगिंग करे, या वो कहे कि जीता मेरा नुकसान हुआ मुझे पैसे दे दे। तो रेमेडी दोनों तरह की हो सकती है। डैमेजेस ये इसलिए कह रहा हूं कि कभी शायद रेमेडी के अंदर दो टाइप्स आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। रेमेडी में और डैमेजेस में है फर्क, लेकिन यहां पे चूंकि जो रेमेडी है वो डैमेजेस की शक्ल में पे की जाएगी, अमाउंट पे की जाएगी, इसलिए मैंने डैमेजेस का वर्ड यूज किया। फर्क समझ आया? रेमेडी में और डैमेजेस में फर्क समझ आ गया? चलिए, यहां तक कोई इशू? टेंडर ऑफ गुड्स था, हमें गुड्स डिलीवर, जी हाँ रिफ्यूज हो रहा है, यहाँ पे परफॉर्मेंस हुई। शाबाश, इनका क्वेश्चन ये है सर इस वाली टाइप में परफॉर्मेंस तो हुई ही नहीं, तो इसे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्यों कह रहे हैं? देखिए, परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस ना करें, अटेम्प्टेड के ऊपर फोकस करें कि उसने कोशिश की। ला यहाँ पे ये कहता है हम एज्यूम करेंगे कि प्रोमिसर की तरफ से परफॉर्मेंस हो गई है, हालांकि एक्चुअली परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन लॉ क्या कहता है? प्रोमिसर ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर ली। तो हम ये इसलिए ये एज्यूम करेंगे, ऐसे समझेंगे जैसे प्रोमिसर की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया।
लेकिन चूंकि एक्चुअली नहीं हुआ और प्रोमिसर चीजों के पैसे तो नहीं ले सकता, तो जो आने जाने का रिक्शे का किराया होगा या जो भी नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डैमेजेस होंगे वो तो उसका राइट है। इसीलिए वो यहां पे कह रहा है इसे परफॉर्मेंस की टाइप में उसने क्लासिफाई किया। ये पूरी परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक बॉडी की तरफ से परफॉर्मेंस है, दूसरी ने एक्सेप्ट नहीं की, आपकी बात ठीक है, क्योंकि उसने चीजें रिसीव ही नहीं की तो हम कैसे कह सकते हैं परफॉर्मेंस? वो प्रोमिसर की तरफ से है, क्योंकि देखिए उसने तो अपना पार्ट प्ले कर दिया, प्रोमिसर ने रिफ्यूज किया। ठीक, इफेक्ट क्या होगा इसका डिपेंड करता है टेंडर ऑफ गुड्स था या टेंडर ऑफ गुड्स था तो क्या होगा, प्रोमिसर की लायबिलिटी नहीं है, प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। जब हम कहते हैं प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी का मतलब क्या है, अब उसे दोबारा वो काम नहीं करना, लेकिन क्या कर, फिर कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट और डैमेजेस क्लेम करेगा। यहां तक क्लियर? जी परफॉर्मेंस, ये देखिए वो नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, वो परफॉर्मेंस के लिए भी केस कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। हमने वो कंसेप्ट पढ़ा जो हर केस में ऑप्शन उसके पास है। पहले हमारे सिलेबस में कंसेप्ट होता था जिसमें हम स्टूडेंट को बताते थे कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लाउड है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लाउड नहीं है। अब वो कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मैं उस तरफ नहीं लेके जा रहा, वरना आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, टेंडर ऑफ मनी, इसका क्या मतलब है? किसी बंदे ने पैसे दिए और पैसे रिफ्यूज कर दिए। कैसे हो सकता है कि किसी बंदे को पैसे दिए जाएं और रिफ्यूज कर दे, मैंने पैसे लेने ही नहीं? 50 देना था, लाख देना था 50,000, लाख देना था 50,000, नहीं, लाख देना था 50,000 दिया, वो उसने नहीं माना। ये टेंडर नहीं हो, टेंडर के आगे हम एसेंशियल्स पढ़ेंगे कि टेंडर इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए। टेंडर इन अकॉर्डेंस में, अच्छा आप सुना, छोटा सा एक जोक आपके साथ शेयर करता हूँ, हंसी आए ना आए लेकिन कंसेप्ट इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। दो दोस्त जा रहे बस पे इकट्ठे बैठ के दूर दराज के इलाके में, कच्चे का इलाका आया, डाकू ने बस को घेर लिया। जब एक दोस्त ने देखा डाकू आ गए हैं, उसने उसे कहा यार तुम्हें याद है मैंने 6 महीने पहले तुमसे 1 लाख रुपया उधार लिया था? उसने कहा याद है, क्यों नहीं याद, मैं तो अक्सर तुमसे मांगता रहता, तुम देते ही नहीं। उसने कहा ये लो, ये तुम्हारा लोन वापस। अब मुझे ये बताइए, नजर आ रहा है इर्द गिर्द डाकू हैं, अब ये जो दोस्त है क्या टेंडर ऑफ मनी को एक्सेप्ट कर लेगा? रिफ्यूज करेगा। ठीक है, तो सम टाइम टेंडर ऑफ मनी को रिफ्यूज किया जाता है। आई कैप इसकी एग्जांपल देता है, वो भी बड़ी अच्छी एग्जांपल। बस में आप बैठे और आपने कहा मैंने कॉलेज जाना है, 20 रुपए की टिकट है, उसने आपको टिकट दी, आपने 20 रुपए का चेक लिख दिया, एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। टेंडर ऑफ मनी रिफ्यूज हो गया। उसने कहा चेक तो नहीं, उसने कहा अच्छा चेक नहीं, आपने कहा ये लो, ये 5,000 रुपया। क्या वो 20 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए 50,000 आप दे, एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है टेंडर ऑफ मनी रिफ्यूज। अब हिस्ट्री में कुछ और भी एग्जांपल्स है, सिर्फ एक आधी एग्जांपल और आपके साथ शेयर करता हूं। एक बंदे ने दूसरे के 10 लाख देने थे, 10 लाख रुपए। उसने कहा जी पेमेंट, उसने कहा नो प्रॉब्लम पेमेंट। बोरियां ले आया 10-12। उसने कहा बोरियां क्या? मैंने कहा 1-1 रुपए के सिक्के हैं, गिन लो 10 लाख बोरे हैं। अब बताइए वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं। तो सम टाइम ऐसा होता है टेंडर ऑफ मनी को भी रिफ्यूज किया जाता है। ठीक, अच्छा इस सूरत में क्या होगा? कहता है प्रोमिसर स्टिल लायबल टू पे, यानी अगर टेंडर ऑफ मनी रिफ्यूज करता है, दोस्त बस में बैठा कहता है मैंने पैसे नहीं लेने, तो क्या बाद में वो बंदा ये कह सकता है मैंने तो उसको दिए थे पैसे, उधार वही पे किया था, इसने खुद रिसीव नहीं किया, मैंने इसको कोई पैसा नहीं देना। ला कहता है टेंडर ऑफ गुड्स के केस में प्रोमिसर ने वो चीजें दोबारा वापस नहीं देनी, वो डिस्चार्ज हो गया, उसकी लायबिलिटी खत्म। लेकिन टेंडर ऑफ मनी के केस में प्रोमिसर स्टिल लायबल टू पे, उसने अमाउंट पे करनी है। हाँ लेकिन एक चीज है, अब चूंकि डिले होगा पेमेंट, और डिले प्रोमिसर का फॉल्ट नहीं है। नॉर्मल रूल ये था लॉ का, जब कभी पेमेंट डिले होना इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पे करना पड़ता है। लेकिन यहां पे लॉ ने कहा चूंकि प्रोमिसर ने खुद रिफ्यूज किया है, तो ओरिजिनल अमाउंट पे करने की लायबिलिटी है प्रोमिसर की, इंटरेस्ट पे करने की, इंटरेस्ट वो आपको बताया ना, मेरी राइटिंग कुछ ऐसी होती है, नो लायबिलिटी फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कोई लायबिलिटी नहीं है, ओरिजिनल अमाउंट पे करनी। फर्क दोनों में समझ आ गया? यहां तक कोई इशू? अभी तक हमने क्या सीखा? परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? प्रोमिसर ने जो कॉन्ट्रैक्ट में तय किया था वो पूरा करे। परफॉर्मेंस की कितनी टाइप्स है? 2। एक्चुअल टाइम, एक्चुअल का मतलब क्या है? जो भी लेना देना लिया दिया कर लिया, खत्म, कहानी, एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है? प्रोमिसर वादा पूरा करने की कोशिश करे, प्रोमिस रिफ्यूज कर दे कि मैंने एक्सेप्ट नहीं करना, तो ये कौन सा केस होगा? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के केस में क्या होगा? 2 ऑप्शन। इफेक्ट क्या होगा? डिपेंड करता है कि टेंडर ऑफ गुड्स है कि टेंडर ऑफ मनी। टेंडर ऑफ गुड्स है
तो प्रोमिसर की लायबिलिटी खत्म, लायबिलिटीज डिस्चार्ज। ये लायबिलिटीज डिस्चार्ज का मतलब पता है क्या होता है? लॉ ये कहता है डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि लायबिलिटी उसकी खत्म हो गई, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, कंप्लीट कर लिया, तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। अब उसने दोबारा गुड्स को या सर्विसेज को डिलीवर नहीं करना, लेकिन चूंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बाय प्रोमिसी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करके खत्म करके डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और अगर टेंडर ऑफ मनी रिफ्यूज किया जाए तो लॉ कहता है कि प्रोमिसर डिस्चार्ज यहां पे नहीं हो, यहां पे स्टिल लायबल टू पे, उसने अमाउंट पे करनी है। हाँ, डिले की वजह से इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि डिले उसका फॉल्ट नहीं है, डिले प्रोमिसी ने रिफ्यूज किया, उसका फॉल्ट है, प्रोमिसर का नहीं। क्लियर? अब लॉ यहां पे ये कहता है कि जब हमने ये कहा ना कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, तो बात का ऐसा भी था, जैसे भाई ने कहा एग्जाम्पल कि 1 लाख रुपया रिसीव करना था और प्रोमिसर 50,000 लेके आ गया। अभी इंस्टॉलमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुआ है, लमसम पेमेंट होगी, वो बंदा इंस्टॉलमेंट में लेके आ रहा है, अब इसको हम रिफ्यूज करें, क्या ये वायलेशन ऑफ लॉ है? क्या ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है? लॉ कहता है नहीं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है इसे एज पर टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, इसके कुछ एसेंशियल्स हैं, इसके कुछ एसेंशियल्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्या स्टडी करने जा रहे हैं? एसेंशियल्स अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के। क्यों? क्योंकि अगर एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं फिर प्रोमिसी के पास ये ऑप्शंस हैं, फिर प्रोमिसी के पास, फिर प्रोमिसी को एग्रीड पार्टी समझा जाए ये। लेकिन यानी अगर प्रोमिसर ने एसेंशियल्स को पूरा किया, एसेंशियल्स को पूरा किया, फिर समझा जाएगा ये अटेम्प्टेड वैलिड परफॉर्मेंस है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, वैलिड टेंडर है। लेकिन अगर एसेंशियल्स पूरे नहीं हुए तो फिर इस परफॉर्मेंस को अटेम्प्टेड नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब है अब अगर प्रोमिसी ने रिफ्यूज किया ना, अब देखें बेसिक कंसेप्ट, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस आई, प्रोमिसी ने रिफ्यूज किया, कौन खताकार है, किसका कसूर है? प्रोमिसी का। लेकिन अगर प्रोमिसर ने परफॉर्मेंस दी एज पर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी, अब प्रोमिसी ने रिफ्यूज किया, अब प्रोमिसर का कसूर है, यही समझाना चाह रहा था, अब प्रोमिसर का कसूर है। तो ये उस वक्त ऑप्शंस आएंगी जब प्रोमिसर ने अपनी सारी टर्म्स को पूरा किया होगा, यानी जब प्रोमिसी का कसूर होगा। लेकिन अगर प्रोमिसर का कसूर है, क्लियर हुआ ये? तो एग्री करता है ना। अब जैसे वो कहता है जी वो गुड्स लेके आया, मैंने उसे कहा था 5 बजे लेके आओ, ठीक है, वो रात को 2 बजे ले आया, क्या अब मैं गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए लायबल हूं? क्या इसे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। अब अगर मैं रिफ्यूज करता हूं, क्या प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी? नहीं। अब अगर मैं रिफ्यूज करता हूं, क्या वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है ही नहीं, ये वैलिड टेंडर है ही नहीं। तो ये ऑप्शन लेने के लिए जरूरी है कि जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर है वैलिड होना चाहिए, एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए। अब वो एसेंशियल्स क्या है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। ये अब हम इसको पढ़ रहे हैं कि इसके ओके होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। ये एसेंशियल्स पूरे होंगे तो कहानी आगे चल के इधर आएगी, वरना यहीं पे खत्म। प्रोमिसर से कहा जाएगा जाओ भाई आपने, अब आपका कसूर है, अब हम तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे। अगर एसेंशियल्स पूरे नहीं है और प्रोमिसी ने रिफ्यूज कर दिया, फिर तो वो ठीक किया ना, फिर तो ठीक है। अब बल्कि अब तो प्रोमिसी कहेगा तुमने ड्यू डेट के ऊपर चीजें नहीं दी। तो इसलिए एसेंशियल्स बहुत जरूरी है ये डिसाइड करने के लिए कि कसूर किसका है, फॉल्ट किसका है। अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर के एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं फिर रिफ्यूज किया जाता है, फिर प्रोमिसी का कसूर है। और अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर के एसेंशियल्स पूरे नहीं हो रहे फिर रिफ्यूज किया जाता है, फिर प्रोमिसर का कसूर है, ठीक है। तो आइए अब चूंकि हमारी सारी कहानी डिपेंड करिए एसेंशियल्स के ऊपर, एसेंशियल्स को पढ़ लेते हैं। एसेंशियल्स बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कोई इसमें इशू नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं एसेंशियल्स ऑफ टेंडर। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में क्या चीज है? सबसे पहले प्रॉपर पर्सन। क्या कहना चाह रहा है? टेंडर किसको ऑफर करना? प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर पर्सन कौन है? प्रॉपर पर्सन जिसके साथ एग्रीमेंट किया वो, या उसका कोई एजेंट, या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा तो कोई बंदा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि जिस कंपनी के साथ हमने फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट किया, या दुकान के मालिक के साथ एग्रीमेंट किया कि हमने स्टॉक उनकी दुकान पे पहुंचाना है, वो मालिक दुकान पे नहीं है, हम पहुंच गए वहां पे, उसका मुलाजिम है कोई, उसने स्टॉक हमसे लेके दुकान पे लोड करवा दिया। बताइए वैलिड है कि नहीं है?
बिल्कुल, क्योंकि वो उसके एजेंट है। एम्प्लॉइज अपने ओनर्स के एजेंट होते हैं। और अगर ये तो एजेंट है ना जो उसने खुद अपॉइंट किया, अगर उसकी डेथ हो जाए और उसके बेटे दुकान पे आ जाए, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट जो वो बाप कर गया था, बाप की डेथ हो गई, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है? बिल्कुल पूरा करना है। जब भी याद रखे पार्टीज की डेथ होती है ना तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। वैसे इसकी कुछ टाइप्स हैं, कुछ पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। हाँ, पता चल गया आपको। जैसे एग्रीमेंट टू मैरी, वो अगर एक की डेथ हो जाए उसके वाली वारसान ये थोड़ी कहेंगे आके एग्रीमेंट पूरा करो, वो तो नहीं होगा ना। हाँ, लेकिन होना नहीं चाहिए, वरना लोग जबरदस्ती भी आपकी जान के पीछे पड़ जाएंगे अगर आपने एग्रीमेंट किया। तो अगर टेंडर लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज का हो और वो अगर डेथ हो जाए ओनर की, तो जो उसके वाली वारसान है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो पूरा करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। तो नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होते अनलेस के पर्सनल नेचर के हो। वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, बल्कि वो उनके वाली वारसान तक राइट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाती है। इसे कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डेवोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रॉपर पर्सन का मतलब क्या है? जिस बंदे के साथ एग्रीमेंट किया उसको डिलीवर कर रहे हैं, या उसने कोई एजेंट अपॉइंट किया है, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा किसी भी केस में किसी को आपने डिलीवर किया, वो वैलिड टेंडर नहीं समझा जाएगा। एग्रीड? दूसरी चीज, प्रॉपर टाइम, मुनासिब वक्त पे। अच्छा, एक लॉ में सुन लीजिएगा, दो टर्म यूज होती हैं, एक है टाइम। टाइम का मतलब क्या है भला? वक्त। गलत, गलत। टाइम का मतलब है दिन, दिन। और और का मतलब है वक्त। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। टाइम का मतलब क्या है? दिन। और का मतलब वक्त। प्रॉपर टाइम यानी इसमें लॉ कॉन्ट्रैक्ट है। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ अभी आता हूं। कंसेप्ट दिखने में सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस कब होनी चाहिए? स्पेसिफाइड टाइम में, जैसे जिस दिन मेंशन किया हुआ। क्या क्या दिन बताएं? 20 तारीख, 20 मई को आपने ये चीजें डिलीवर करनी है। अब इसमें देखें, टाइम मेंशन है और मेंशन नहीं है। भी कर रहे हैं 20 तारीख को, मैंने कहा टाइम तो मेंशन नहीं किया। वो बंदा स्पेसिफाइड टाइम में आएगा, किस वक्त आएगा? क्या 24 घंटे में? किसी भी वक्त? ला कहता है नहीं नहीं, हालांकि मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन स्टिल बिजनेस आवर। क्योंकि आपको पता है जो चीज मेंशन नहीं होती ना, लॉ उसे रीजनेबल इनपुट करता है उस पर। तो रीजनेबल टाइम क्या होगा? बिजनेस आवर्स। अच्छा, बिजनेस आवर्स हम रात ऑफिस आवर्स नहीं है, 9 to 5 नहीं है, ये वेरी करता है। नॉर्मली जो बिजनेस आवर्स होते हैं ना, वो तकरीबन सुबह 8-9 बजे से लेकर शाम 8-9 बजे तक होते हैं। कुछ मार्केट्स में 10 बजे तक, मार्केट टू मार्केट वेरी करता है। नॉर्मली ये 10 बजे तक होते हैं। रात 10 बजे के बाद से कोई बिजनेस ओपन नहीं होता पाकिस्तान में। तो इसीलिए ये बिजनेस आवर्स से मुराद जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं। टाइम मेंशन किया है उस टाइम पे, टाइम से मुराद दिन है। अगर आर भी मेंशन किए हैं तो उस आर पे, अगर आर मेंशन नहीं है, नॉर्मली आवर्स मेंशन नहीं होते। बिजनेस आवर्स, रीजनेबल वर्ड क्या यूज करना है? बिजनेस आवर्स। दोपहर के 2 बजे बिजनेस आवर है, रात के 2 बजे बिजनेस आवर है। अच्छा, मुझे ये बताइए, टाइम मेंशन नहीं है, दो ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। और मेंशन नहीं है, फर्क दोनों में पता क्या है? मैंने भी एक पहले मुझे नहीं पता था, एक केस स्टडी में पढ़ा तो फिर मुझे पता चला। कौन सा रीजनेबल टाइम है? पहले वाला। हाँ, क्योंकि दोपहर को 11:59 के बाद जब 12 बजते हैं ना, उसके बाद वो पीएम आ जाता है। तो इसका मतलब है दोपहर के 12 बजे ये बिजनेस आवर्स में है, और ये जो एएम वाला है, ये रात के 12 बजे वाला, ये बिजनेस आवर्स में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको? प्रॉपर टाइम, ये स्पेसिफाइड टाइम, और अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं है तो रीजनेबल टाइम। क्लियर? आगे ये टाइम और आवर में फर्क रखना है में आपने, वरना रीजनेबल टाइम का मतलब आप ये समझते हैं कि दिन के रात वो वाला नहीं। टाइम का मतलब डे ऑफ डिलीवरी, और आवर्स का मतलब होता है कितने बज के कितने मिनट में। प्रॉपर प्लेस, किस प्लेस पर डिलीवरी करनी है? जो एग्री हुआ है, स्पेसिफाइड। और अगर एग्री नहीं हुआ, अच्छा, रीजनेबल प्लेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रॉमिसर के। प्रॉमिस
प्रोमिजर के प्रोमिजी, ये प्रोमिजी, ठीक है ठीक है। प्रोमिजर जिसने ट्रक पे सामान लेके आना है उसे कैसे पता चलेगा कि प्रोमिजी के लिए रीजनेबल क्या बताएगा? आस्क फॉर रीजनेबल। इस केस में अगर तो प्लेस मेंशन है, स्पेसिफाइड प्लेस पे डिलीवरी होगी, प्लेस मेंशन नहीं है, प्रोमिजर की ड्यूटी है फोन लगाए। आस्क फॉर का मतलब होता है पूछे उसे, इसको समटाइम अप्लाई फॉर भी कहते हैं, अप्लाई फॉर भी कहते हैं, आस्क फॉर भी कहते हैं। प्रोमिजर अप्लाई करे, प्रोमिजर आस्क करे, प्रोमिजर हाँ भाई किधर लेके आऊं, और प्रोमिजी की जिम्मेदारियां बताए। लेकिन प्रोमिजी की जिम्मेदारी है रीजनेबल प्लेस बताए। मेरा इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हाँ भाई 50 एसी लेके आने हैं, किस, हाँ ये नहीं बताया कहां लेके आए, दिन बता दिया 20 तारीख, 20 तारीख दिन बता दी। 20 तारीख को इन्होंने मेरे से फोन करके सुबह पूछा, सर आज के दिन आपकी डिलीवरी है। मैंने कहा बिल्कुल आनी है। कहां लेके आए? दिल्ली आ जाओ। क्या ये आ जाएंगे? नहीं 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 नहीं, लॉ कहता है ये रीजनेबल प्लेस नहीं है। रीजनेबल प्लेस नॉर्मली क्या होती है भाई, वो जुरिस्डिक्शन के अंदर जो भी है, ठीक है। अच्छा फर्ज कीजिए अगर मैं ये कहता हूं दिल्ली लेके आ जाओ, क्या ये वैलिड प्रॉपर प्लेस मैंने बताई है इसको? नहीं बताया। और अगर फर्ज कीजिए मैं इन्हें कुछ भी नहीं बताता और ये मेरे घर वो चीजें लेके आ जाते हैं, तो याद रखिए लॉ कहता है जो रेजिडेंशियल एड्रेस होते हैं वो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए नहीं होते। तो अगर मैंने इन्हें कहा था मेरे ऑफिस में पहुंचाओ, इन्होंने ऑफिस की बजाय घर पहुंचा दिया, या तय कुछ भी नहीं हुआ था, इन्होंने मेरे से पूछे बगैर मेरे घर पे सामान लेके आ गए, क्या ये वैलिड टेंडर है? नहीं है। तो ये प्रॉपर प्लेस का मतलब समझ आया कि पहले तो स्पेसिफाइड प्लेस है तो कहानी खत्म। अगर स्पेसिफाइड प्लेस नहीं, प्लेस स्पेसिफाई नहीं की, तो फिर प्रोमिजर ने आस्क करना है या अप्लाई करना है। प्रोमिजर मस्ट अप्लाई फॉर कि किधर पहुंचाओ, ठीक है। अगर प्रोमिजर ने पूछा ही नहीं और किसी जगह पे डिलीवरी कर दी किसी पब्लिक प्लेस पे, तो क्या वो वैलिड टेंडर है? नहीं है। और अगर प्रोमिजर ने पूछा लेकिन प्रोमिजर ने कोई दूर दराज की जगह बता दी जो रीजनेबल है, तो वो भी वैलिड नहीं है, ठीक है। ये समझ आ रहा है कि रीजनेबल होनी चाहिए। अव्वल तो कहां झगड़ा ही खत्म हो जाएगा अगर स्पेसिफाइड प्लेस है। स्पेसिफाइड नहीं है प्लेस तो प्रोमिजर की जिम्मेदारी है कि वो पूछे बगैर ना आए, और प्रोमिजर की जिम्मेदारी है कि उसे रीजनेबल प्लेस बताए। ये समझ आती है? अब ये रीजनेबल क्या है, केस टू केस वेरी करेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई? बस आगे चलते हैं, मैं कंप्लीट कर लूं फिर उसके बाद क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, टेंडर को टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक होना चाहिए। समटाइम प्रैक्टिकली होता है कि हमने 100 टन अगर राइस मंगवाना है तो बताते हैं 50 टन इस डेट को, 20 टन इस डेट को, 30 टन इस डेट को डिलीवर करना है। अगर तो इसके मुताबिक डिलीवरी आए फिर वो वैलिड है टेंडर। लेकिन अगर इसके मुताबिक नहीं, उसने सारे का सारा 100 टन एक ही जगह पे एक ही दफा डिलीवर कर दिया और हमने रिफ्यूज कर दिया, क्या वैलिड टेंडर है? 50, 20, 30 में डिलीवरी होनी थी, उसने 100 की 100 स्टार्ट में ही कर दी, वैलिड नहीं है, हम रिफ्यूज कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट नाम से ही जाहिर है, क्या कहना चाह रहा है? चेक करने का मौका दिया जाए अगली पार्टी को कि चेक कर लो सामान ठीक है, नोट असली है, जाली तो नहीं। फॉर होल ऑब्लिगेशन, ये वही बात 150-30 वाली मैं बता दी, ठीक है। होल ऑब्लिगेशन के लिए परफॉर्म होना चाहिए, ये नहीं कि 1 लाख पैसे दे। अब ये टेंडर ऑफ, अच्छा इसमें ना टेंडर ऑफ गुड्स और टेंडर ऑफ मनी मिक्स है पॉइंट। ये वाले जो 2 पॉइंट है ना, ये टेंडर ऑफ मनी से रिलेट करते हैं ज्यादातर, और ये वाले जो ऊपर वाले ये टेंडर ऑफ गुड्स है। लेकिन हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम इकट्ठा आई का भी इकट्ठा ही पूछता होता है। अगर वो फर्ज कीजिए कभी क्या भी देता ना, एसेंशियल्स बताइए वैलिड टेंडर ऑफ गुड्स के, सारे बताएंगे। अगर बताइए वैलिड टेंडर ऑफ मनी के, सारे बताएंगे। ये सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। फॉर ऑल ऑब्लिगेशन, लाख रुपया देना था, लाख का लाख दे, 50,000 नहीं। एग्जैक्ट अमाउंट एंड लीगल टेंडर, लीगल टेंडर पाक रुपीज में है, पाक रुपीज में है तो पाक रुपीज में, डॉलर में आके पेमेंट ना करे। अगर डॉलर में करता है और हम रिफ्यूज कर देते हैं, अगर तो एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर ठीक है, लेकिन अगर रिफ्यूज कर देते हैं तो ये वैलिड टेंडर नहीं समझा जाएगा। एग्जैक्ट अमाउंट का मतलब ये है कि पूरी अमाउंट हो। ये होल ऑब्लिगेशन के साथ मिलता जुलता एग्जैक्ट अमाउंट, होल ऑब्लिगेशन का भी यही मतलब है तकरीबन, और एग्जैक्ट अमाउंट का भी कि आपकी जो आपने गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करनी है, कैश पे करना है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट पूरी अमाउंट देनी है जो तय पाए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? केस स्टडी में ज्यादा से ज्यादा जो, या तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा
केस स्टडी में ज्यादा से ज्यादा ये प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस वाले कंसेप्ट पूछ सकता है, इनको आप क्लियर कर दीजिएगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड ना हो टाइम या प्लेस तो क्या रूल होगा। क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले। जी मेरे भाई। फोन किया, फोन नहीं उठाया, तो फिर फोन कर ले थोड़ी देर बाद। फिर अच्छा, लॉ में इसका आंसर नहीं, मैं अपनी जजमेंट की बेस पे आंसर कर रहा हूं। अगर उसने अप्लाई किया लेकिन उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर वो रीजनेबल प्लेस खुद से डिसाइड करके डिलीवर कर सकता है। और यहां पे रीजनेबल प्लेस का मतलब होगा उसकी बिजनेस प्लेस, जहां पे उसकी दुकान है, जहां पे उसकी दुकान है। लारी अड्डा डिलीवर कर दे अगर, वो रेलवे स्टेशन डिलीवर कर दे अगर, वो रीजनेबल प्लेस नहीं। रीजनेबल प्लेस क्या होगी? उसकी दुकान। उसका घर रीजनेबल प्लेस है नहीं। ठीक, आंसर क्लियर हो गया? जी जी। जरूरी तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल ही हो, अगर कमर्शियल नहीं तो फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। नॉर्मली वो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप और ना हो सकता है उसने घर का सामान, हाँ उन्होंने कहा सर हो सकता है उसने घर का सामान मंगवाया, हाँ तो फिर अब लेकिन देखिए अगर उसने फॉर एग्जांपल टाइल्स मंगवाई है, मुझे कैसे पता चला टाइल्स घर के लिए मंगवाई है कि ऑफिस में लगा, एसी मंगवाया है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो आपके जहन में वेरिएशन आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसे कंसेप्ट है जो प्रैक्टिकल नेचर के हैं। एग्जाम क्वेश्चन में इनको टेस्ट नहीं करता, अगर कभी टेस्ट करेगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए अगर केस स्टडी सामने हो ना हमेशा, तो उसको डिस्कस करना आसान होता है। सर इसमें अगर ये इस तरह हो जाए तो क्या होगा, इस तरह हो जाए तो क्या होगा। अगर एक कंसेप्ट जो आपके जहन में है वो हो सकता है आप मुझे पूरे तरीके से कम्युनिकेट ना कर पाए, मेरे जहन में जो क्वेश्चन बन रहा है वो शायद वो ना जो आपके जहन में है, लेकिन जब कोई क्वेश्चन रिटर्न सामने होता है ना, उसके ऊपर डिस्कशन करना आसान होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा सामने आता है ना, उसमें आप वेरिएशन के साथ मुझसे पूछे कि सर इस वाले क्वेश्चन में अगर ये हो जाए तो क्या होगा, अगर ये इस तरह हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट हमने क्या सीखा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन है तो टाइम पे, और टाइम मेंशन नहीं है तो रीजनेबल टाइम पे, और अगर आवर्स मेंशन है तो रेलिवेंट, और अगर आवर्स मेंशन नहीं है तो ड्यूरिंग बिजनेस आवर। और बिजनेस आवर मैंने आपको बता दिया 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, सुबह 9 से रात तक करीबन ये बिजनेस आवर्स होंगे। प्लेस मेंशन है तो प्लेस पे, प्लेस मेंशन नहीं है तो आप बिजनेस नहीं आवर्स को आस्क या अप्लाई फॉर रीजनेबल। ठीक है, और अगर जवाब ना आए तो दोबारा, वरना वो बिजनेस प्लेस एक रीजनेबल समझी जाती है, जो बिजनेस प्लेस है। पब्लिक प्लेस है, रेजिडेंशियल प्लेस जो है वो नहीं समझे जाते। क्लियर होगी ये बात? जी नहीं, टेंडर ऑफ गुड्स इनविटेशन टू ऑफर नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इसको तो ऑफर कहना ही गलत है, ये टेंडर है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ होता ना, फिर शायद आपकी बात हम कहते हैं कि ये ऑफर है। जैसे हमारा किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ और वो चीजें लेके हमारी दुकान पे आ जाए, सर ये सैंपल देखें, ये हो सकता है तो नहीं, गलत नहीं है। गलत क्यों है? वो ऐसे होता है, दुकान पे बैठे बैठे लोग आते हैं, वो डॉक्टर का पिछले दिन गया डॉक्टर का मेडिसिन लेने के लिए, उधर वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं उनके, नॉर्मल प्रैक्टिस है ये। ठीक है, तो ये ऑफर नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। हाँ, वो चैप्टर 2 वाला कंसेप्ट ऑफर से पहले, वो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले था, ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद है। ठीक है, ऑफर में तो हमारे पास ऑप्शन है, चाहे एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, उसमें हमारे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, किसी की ऑफर रिफ्यूज कर दें कोई इशू नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद टेंडर को रिफ्यूज कर दें, ये मसला है। जी मेरे भाई, फॉर ऑब्लिगेशन का मतलब जो भी आपने तय पाया था पूरी के पूरी चीज डिलीवर करने। वो कहता है थोड़ी बहुत माइनर डेविएशन हो तो वो चलता है। हमने साथ हमारे मेहमान आते, हमने से कहा यार 50 नान ले आओ, वो 48 नान ले आया, तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर ले, ऑल ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर वो 20 नान ले आए और कहे 25 जो है वो मैं शाम को, अब कुछ और जी नहीं, माइनर से मुराद माइनर नहीं है, माइनर से मुराद छोटी मोटी, माइनर डेविएशन से मुराद छोटा मोटा फर्क आ जाए तो वो हो सकता है। किसी ने 1 लाख देने हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, 1-2 दफा मतलब ऐसे पर्सनल भी एक्सपीरियंस हुआ, 1 लाख रुपया देने थे, पैसे दिए, दरमियान में एक नोट कटा पड़ा था, उसने कहा कि ये सर जी ये 2 नोट जो है ना ये चेंज कर दें, उस वक्त दूसरे नहीं थे। ठीक है, तो 98,000 की पेमेंट कर दी। क्या ये अब अगर वो 98,000 को रिफ्यूज करता है, क्या ये वैलिड टेंडर है कि नहीं? ये वैलिड टेंडर है, क्योंकि माइनर डेविएशन है ना। ठीक है, 2,000 की लाख की पेमेंट हो रही है, 2,000 की डेविएशन, और वो भी उसको पसंद नहीं आए 2 नोट,
तो उसने कहा सर ये चलाने मुश्किल होंगे, चेंज कर दें। ठीक है, लॉ कहता है ये वैलिड समझा जाएगा। बाद में हाँ हमने 2000 पे करने जरूर हैं, लेकिन इस बेस पे वो सारी डिलीवरी को रिफ्यूज नहीं कर सकता जी। एग्जैक्ट अमाउंट का मतलब है कि अमाउंट पूरी होनी चाहिए जो तय पाई है। कॉन्ट्रैक्ट लीगल टेंडर का मतलब पाकिस्तान करेंसी में होनी चाहिए जी। नहीं, वो गवर्नमेंट के टेंडर वो अलग चीज होती है। जो अखबार में टेंडर आते हैं ना वो ऑफर होती है, वो टेंडर हो रहा है। अच्छा, आप इसीलिए उसको कंफ्यूज कर रहे थे। नहीं नहीं, वो टेंडर हो रहा है। ये टेंडर क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्लियरली आपको बताएगा कि ये टेंडर अगर कोई पार्टी एग्रीमेंट से पहले इश्तिहार वगैरह दे अखबार में, उसे टेंडर कहते हैं। ठीक है भाई, ये जरा पॉइंट लिख दीजिएगा टेंडर वाला, आइंदा हम क्वेश्चन पूछने से पहले स्टूडेंट को बता दिया करेंगे कि वो टेंडर हो रहा है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब गुड्स या मनी को ऑफर किया जाता है, ये टेंडर लाता है। क्वेश्चन में क्लियरली आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसके बाद टेंडर का वर्ड यूज करेगा। आपने इस चैप्टर पे आ जाना, परफॉर्मेंस वाले पे। तो बिडिंग लेने के लिए वो टेंडर बेसिकली बिडिंग लेने के लिए, ये कोटेशंस लेके आओ। ये तो हमने डिस्कस कर लिया हुआ था ना। वो कंपनी की तरफ से अखबार में इश्तिहार दिया जाता है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। वो सप्लायर्स अपनी अपनी बिड सेंड करते हैं, वो ऑफर है। और उनमें से कंपनी देखती है मिनिमम किसकी है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब जब वो गुड्स आ रही होंगी, वो टेंडर है या टेम्पटेड परफॉर्मेंस है जी। यहां पे लीगल टेंडर से मुराद ये है कि करेंसी क्या होनी चाहिए। लीगल करेंसी कर लें, इसको लीगल करेंसी कर लें। हाँ हाँ, इससे मुराद है, असल में इंग्लिश में डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। यहाँ पे टेंडर का मतलब है कोई चीज डिलीवर करना। यहाँ पे लीगल टेंडर का मतलब है कि लीगल स्टेटस होना चाहिए उसका। पाकिस्तान में अफगान करेंसी चलती है, नहीं चलती ना, उसको लीगल टेंडर नहीं बोलता। यहाँ पे टेंडर से मुराद करेंसी है। इसके साथ लिख ले, टेंडर को काटे करेंसी लिख ले, ये ले, जिंदगी आसान। लीगल करेंसी जी। है, उसने एडवांस पेमेंट किया है प्रॉमिस को, और उसके बाद रिफ्यूज कर देता है, तो वो क्लेम कर सकते हैं अपने एडवांस पेमेंट। प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर को पेमेंट की, प्रॉमिसर गुड्स लेके आया, प्रॉमिसी ने कहा मैंने गुड्स नहीं लेनी। क्या प्रॉमिसी प्रॉमिसर से अपनी चीजें वापस, पैसे वापस ले सकता है? यस, क्यों नहीं ले सकता? चीजें, हाँ नहीं, चीजें ही नहीं ली। जब उसने डैमेजेस क्लेम कर सकता। भाईजान एसी बेचते हैं, मैंने कहा यार ये 50,000 और 30,000 जब तुम आओगे ना इसी लेके आओगे तब दूंगा। जब ये एसी लेके आए तो मैंने कहा मैंने एसी लेना ही नहीं है। ठीक है, तो क्या मैंने इनको जो 50,000 एडवांस मेरा जब्त कर लेंगे? ना 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 ना, वो मैं वापस इनसे लूंगा। मेरा राइट क्या है अब यहाँ पे? मेरा राइट ये है कि मैं इनको एडवांस दिया है रिस्टोर करवाऊं, और इनका राइट क्या है भला? कि ये मेरे से डैमेजेस क्लेम करवाएं। तो चूंकि वो गुड्स डिलीवर ही नहीं हुई, तो जो उसके पैसे थे वो भी ये पार्टी रख नहीं सकती, वो इन्हें पे करने पड़ेंगे। हाँ, वही एक्सेप्ट नहीं हुई तो इसका ये मतलब तो नहीं है मैंने एक चीज खरीदी नहीं, मैं उसके पैसे क्यों दूं? ला यही कहेगा पैसे किस चीज के, जब एक चीज डिलीवर ही नहीं हुई। एक चीज मैंने कभी वसूल ही नहीं की, चाहे अपनी वजह से नहीं की, मैं उसके पैसे देने के लिए पाबंद तो नहीं। तसल्ली हुई कि नहीं? हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया एडवांस लिया, दिया वापस नहीं होगा। हाँ, अभी इतना इजी नहीं है ला। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, लेकिन के डैमेजेस। लेकिन अभी से नतीजे में ना पहुंचे कि एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स तय कर दें तो वो पक्की हो जाती हैं, पूरी कर, है ना। ला कहता है रीजनेबल, हाँ जी जी। और की क्वेश्चन, इसके लिए वर्ड यूज होता है पेनल्टी। ला कहता है पेनल्टी नहीं, पेनल्टी नहीं, हाँ उसका जो नुकसान हुआ है वो पूरा करें। मैंने आपको बताया था ना डैमेजेस का असूल आप भूल गए। डैमेजेस का रूल क्या होता है? हाँ, कंपनसेट करना है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो अगर वो कहता है कि जी एडवांस लिया और एडवांस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में वापस नहीं होगा, सारा जब्त कर लिया जाएगा, तो उसे साबित करना पड़ेगा कि उसका इतना नुकसान हुआ है। ठीक है, रीजनेबल होता है, ये पूरी अमाउंट नहीं। पेनल्टी को लॉ अलाउ नहीं करता। और की क्वेश्चन, वो एक एग्रीमेंट बल्कि हमने पढ़ा भी था, ए और बी लैंडर के दरमियान में, बैंक ने लोन दिया 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ये कहा कि अगर तुमने ड्यू डेट के ऊपर किस्त वापस नहीं ना की तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से बढ़ के 75% हो जाएगा। ये केस स्टडी थी, उसने डिफॉल्ट कर दिया, कितने परसेंट पे करेगा? 12%, 75% नहीं, ये पेनल्टी है। ला पेनल्टी को अलाउ नहीं करता।
ठीक है, कोर्ट पेनल्टी को अलाउ नहीं करते, कहते हैं रीजनेबल जो आपका नुकसान हुआ है ठीक है, हम खुद आपके साथ हैं, बताएं कितना नुकसान हुआ, रीजनेबल पे करेंगे, करवाएंगे पे उससे, लेकिन अननेसेसरी हाई अमाउंट नहीं। जी अच्छा, यहाँ पे वो कोर्ट में केस फाइल करेगा पिछले वाले केस में। अगर किसी ने एडवांस दिया है, मैंने एडवांस दिया लेकिन मैंने चीजें जब लेके आया मेरा इरादा बदल गया, मैंने चीजें वसूल नहीं की, मेरे पास हक है कि मैं इनसे एडवांस, अब ये भी इतने शरीफ तो नहीं होंगे मुझे कहें अच्छा यार ये एडवांस पकड़ लो, तुम अपना वापस चीज नहीं ली, मैं तुम्हारे खिलाफ डैमेजेस का केस करूंगा, नहीं, ये कहेंगे कि भाई डैमेजेस का केस होगा तब तक मैं अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे तुम्हारे पैसे रखता हूं, तो मैं भी कोर्ट में केस फाइल करूंगा, ये भी कोर्ट में केस फाइल करेंगे, डिफेंड करेंगे। अब उसमें जितना टाइम लगता है सो लगता है, हाँ जी, वो उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन मेरा राइट है कि मैं इनसे एडवांस दिया है वापस लूं, इनका राइट है डैमेज। अगर मैंने तो किसी और से आगे कॉन्ट्रैक्ट किया था इसकी बेस पे, तो वो मैंने अपना देखना है, वो पार्टी दूसरी जिम्मेदार नहीं है, उस पार्टी को तो पता ही नहीं होगा। अच्छा ये नहीं, आप ये कह रही हैं कि मैंने जो कैश इनको पे किया है उस कैश की बेस पे मैंने कोई दूसरा प्रोजेक्ट लगाना था। अच्छा ये नहीं कि ये कह रही हैं कि ये जो एसी मेरे घर लेके आए इनको रास्ते में कोई और ग्राहक मिला था, उन्होंने उसको कहा नहीं मैंने तुम्हें नहीं बेचना, मेरा तो एग्रीमेंट हुआ है, ये कह रही। हाँ तो बिल्कुल ये डैमेजेस में ये कैलकुलेशन डालेंगे, डैमेजेस में आपको बताया था ना लॉस ऑफ प्रॉफिट, वो कहेंगे सर रास्ते में ये 50,000 का एसी है, रास्ते में 60,000 का ग्राहक मिला था मुझे, मैंने ना कर दिया, 10,000 डैमेजेस में डाले, तो ला कहेगा ठीक है। अब ये समझ में आता है, देखिए आप खुद सोचें ये लॉजिकल अमाउंट है और एक लॉजिकल कंपनसेशन है जो इनको मिलेगी, लॉ इसको अलाउ करेगा, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? लेकिन फर्ज कीजिए, एक मिनट आ रहे, अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट, मैं भी तो थोड़ा ले गया हूं ना ट्विस्ट। अगर फर्ज कीजिए कि मैंने रिफ्यूज कर दिया, ये एसी वापस लेके जा रहे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, एसी तबाह हो गया, उस क्या ये एसी की टोटल अमाउंट मेरे से रिकवर करवा? हाँ, क्योंकि इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें उनका अपना कसूर है, अपनी नेग्लिजेंस है, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं, जो उसके रीजनेबल डैमेजेस होंगे वो पे करने हैं वो तो। अच्छा आप ना जब कभी ये केस आए ना, आपने लीगली के साथ कंसेप्चुअली भी सोचे, अगर कोई लीगल प्रोविजन आपके जहन में नहीं भी आ रही ना, कंसेप्चुअली सोचेंगे तो इंशाल्लाह सही नतीजे पे पहुंचेंगे। हमारे सिलेबस में जो हाँ कॉमन सेंस, लेकिन कौन सी? लॉ वाली कॉमन सेंस, लॉ वाली कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे ना तो वो आपको बिल्कुल ठीक। लॉ वाली कॉमन सेंस का मतलब है कि कुछ लॉ पढ़ा हुआ और फिर कोई केस ऐसा आ जाए जो समझ, तो वो अप्लाई करें। अब ये नहीं है बिल्कुल कि आप केमिस्ट्री की बायो की कॉमन सेंस इधर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है बोल। तो आप अक्सर, मैंने खुद भी एक मिनट, मैंने खुद भी बहुत सी केस स्टडीज ऐसी हैं जो नहीं आई, मुझे नहीं पता था, लेकिन अपने कॉमन सेंस, लॉ की कॉमन सेंस कंसेप्ट्स की बेस पे कि नॉर्मली लॉ इस तरह की सिचुएशन में ज्यादती किसी के साथ नहीं करता है, इस पार्टी के साथ ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसके साथ ये होना, तो वो करता है। बल्कि केस आ गया मेरे जहन में। अच्छा वैसे केस स्टडी मुझे करवानी थी लेकिन अब वो टाइम निकल गया है। आपकी होम असाइनमेंट है, कल क्लास के स्टार्ट में करेंगे डिस्कस, ठीक है। ये जो होम असाइनमेंट है ना करके आएंगे, पक्की बात है, वादा करते हैं इंशाल्लाह। और बैठे बांध इसको, बांध इसको। केस स्टडी याद आ गया, ऐसे ना करें। सिंगर वाली केस स्टडी, अच्छा भाई एक छोटी सी जल्दी से, सिंगर वाली, सिंगर के साथ एग्रीमेंट हुआ पूरे सीजन के लिए, 12 वीक्स थे, 8 वीक्स के लिए उसने सिंगिंग की, 9वें वीक में गायब, 9वें वीक में सिंगर नहीं आए, थिएटर वाला इंतजार करता रहा, जो उसके कस्टमर थे इंतजार कर करके खाना शाना खाए बगैर चले गए। और पता ना बात ऐसा होता है, वो क्वाली नाइट और चाय खाना वगैरह, हाँ बिल्कुल, हाँ तो वो चले। अब मुझे ये बताइए, एक मिनट हरे, यहाँ पे थिएटर के मालिक के क्या राइट्स हैं? शाबाश, डैमेजेस क्लेम करे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, डैमेजेस क्लेम करे। लेकिन मुझे बताइए क्या सिंगर के कोई राइट्स हैं? हैं ना, ज्यादती कर दी सिंगर के साथ, ऐसे ना करें। क्या राइट है? हाँ 8 सीजन के पैसे, 8 वीकेंड्स के पैसे, जो परफॉर्मेंस दी है भाई, परफॉर्मेंस जो दिया उसके पैसे उसको मिलने चाहिए ना, बिल्कुल मिलने चाहिए भाई, एग्री करते हैं। अच्छा एक और ट्विस्ट, एक मिनट, अगर 9वें दिन सिंगर नहीं आए, 9वें वीकेंड पे, 10वें वीकेंड पे सिंगर आ जाए और थिएटर का मालिक उसे अलाउ कर दे सिंगिंग कर लो, क्या? अब देखें 9वें पे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था, अब 10वें पे जब उसने अलाउ कर दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है कि नहीं थिएटर के मालिक के लिए? क्यों? क्योंकि उसने बाद में एक्सेप्ट कर लिया, बाद में उसने रेटिफाई कर लिया, रेटिफाई का लफ्ज हमने सुना पहले, हाँ, तो अब कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए वाइडेबल।
हाँ 9th की अच्छा आप कॉमन सेंस क्या जो नौमा वीकेंड था उसकी पेमेंट होटल का मालिक करेगा? कॉमन सेंस क्या कहते? नहीं करेगा, क्योंकि गुड़िया सर्विस ही नहीं मिली। लेकिन इस 9वें वीकेंड की पेमेंट वो सिंगर करेगा, लेकिन पेमेंट क्या वाला? डैमेजेस। शाबाश है, कॉमन सेंस है ना, अप्लाई होती है ना। बस ठीक, असाइनमेंट करके आइएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज। भाई वो नोट्स रह गए हैं कि